Hello everyone, welcome y'all. So currently we are on the chapter Human Health and Disease और उसका जो है फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो है आप वो लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे। आज का सेकेंड लेक्चर है और इसके दौरान जो है हम इम्यूनिटी को पूरा फिनिश करने वाले हैं। इसके पहले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको पूरा डिजीज़ जो है जितने भी इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया, वायरल डिजीज़, प्रोटोजोअन डिजीज़ और जो भी एनसीईआरटी में हमारा जिसको कवर किया हुआ है वो सारे के ऊपर हमने बात कर लिया है। और फर्स्ट लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आप उसको देख लीजिए प्लीज़ अच्छे से। आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है इम्यूनिटी वाले टॉपिक से और ये जो है टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप इस पूरे टॉपिक को अच्छे से देखिए, ठीक है। इम्यूनिटी होती क्या है? इम्यूनिटी जो है ये एक तरह का ओवरऑल एबिलिटी होता है ऑफ ए होस्ट या किसी भी ऑर्गेनिज्म का टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। किसी भी डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म हो गया, किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट जो है, जब बॉडी के पास वो एबिलिटी होती है उससे फाइट करने के लिए उस बीमारी से, तो उसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। देखो पहले हमने पूरे डिजीज के बारे में पढ़ा, बहुत सारी बीमारियां होती है हमारे, कुछ जो है फ्लूड बेस्ड होती है, कुछ जो है एयरबॉर्न ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस वगैरह होता है, कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, नॉन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। तो इतनी सारी बीमारियां हमारे आसपास है, लेकिन हम जो है हर वक्त बीमार नहीं पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास जो होती है यही एबिलिटी होती है उस डिजीज़ से फाइट करने के लिए, जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। तो यही इम्यूनिटी जो है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, यही हमें बचाता है उस बीमारियों से, ताकि हम उससे लड़ सके, ठीक है। तो ये जो है दे आर वेरियस पैथोजेंस अराउंड अस बट वी डू नॉट फॉल इन एवरी टाइम दिस इज, मतलब जो है हम हमारे पास, मैंने अभी आपको बताया कि हमारे सराउंडिंग जो है उसमें बहुत सारी पैथोजेंस हैं। जो पैथोजन क्या होते हैं? जो डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। तो ये जो हमारे आसपास है, लेकिन हम हर समय बीमार नहीं पड़ते हैं क्योंकि हमारे पास एक डिफेंस सिस्टम होता है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है ताकि हम उन डेडली पैथोजन से जो है वो क्या कर सके, फाइट कर सके, ठीक है। अब जो ये इम्यून सिस्टम है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि ये पहले क्या करती है कि जो फॉरेन बॉडी होता है जिसको हम एंटीजन भी कहते हैं, उसको पहले ये रिकॉग्नाइज करेगा कि वो किस टाइप का है, वो किस बेस पे है, उसकी बेसिस क्या है, तो उसको ये क्या करता है, ये रिकॉग्नाइज करता है। दूसरा, उसके अगेंस्ट जो है वो रिस्पॉन्ड भी करता है, मतलब उसको किल करना है या उसको सप्रेस करना है, उसको दबा के रखना है या फिर क्या करना है, उसका रिस्पॉन्ड क्या करना है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या करता है, वो पहले रिकॉग्नाइज करेगा कि ये है क्या, उसके बाद उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्ड करता है। और तीसरी चीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या करके रखता है कि वो मेमोरी बना के रख लेता है, ताकि इसके बाद जो है सब्सिक्वेंट जब भी वो जो है एंटीजन या फॉरेन बॉडी उसके अंदर आएगी, तो उसके पहले ही वो क्या बना लेगी, वो एंटीबॉडी बना के रख लेगी ताकि उस बीमारी से हम लड़ सके। जैसे अगर कोई एक चीज़ बार बार, अब हम फीवर एंड कोल्ड की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बाकी एक अगर कोई डेडली कम्युनिकेबल डिजीज़ हमें हो जाती है, तो बहुत ही रेयर चांसेस होता है कि हमें फिर से वो बीमारी हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, वो मेमोरी बना के रखती है। वो उस बीमारी, उस एंटीजन को जो क्या करती है, उस फॉरेन बॉडी को याद करके रख लेती है, मेमोरी बना लेती है, एंटीबॉडी बना लेती है, जिसकी वजह से जो है वो जब भी सब्सिक्वेंट वो एंटीजन उसके बॉडी में इंटर करेगा, तो वो एंटीबॉडी क्या करेगा, उसको किल कर देगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो है, इस पे इम्यून सिस्टम काम करता है। जो इम्यूनिटी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एलर्जी में। जब हमें एलर्जी होती है उस दौरान इम्यूनिटी काम करती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसमें कि बॉडी खुद की जो इम्यून सिस्टम है उसको पहचानने से इनकार कर देती है, अपनी खुद की सेल्फ जो इम्यून सिस्टम है, खुद की जो सेल्स हैं उसको किल करने लगती है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इन केस में भी इम्यूनिटी काम करती है। इसके बाद अगर हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसका कोई भी ऑर्गन अगर ख़राब हो गया है, तो उसको अगर हमें ट्रांसप्लांट कराना है किसी दूसरे का, तो उसमें भी ये जो है इम्यूनिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इम्यूनिटी अब दो तरह की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी होती है, दूसरी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था जैसे मैंने आपको बताया था बीमारी के बारे में, कि बीमारी जो है एक जो हमें एक्वायर्ड होती है लाइफ टाइम, जो आगे हम कैसी लाइफ स्टाइल है उस हिसाब से जो हमारे बॉडी में एक्वायर होती है, वो एक तरह की। और दूसरी जो है वो कंजेनाइटल, हमारे बाय बर्थ से जो प्रेजेंट रहती है, वो बीमारियां। ऐसे ही इम्यूनिटी होती है जो इननेट, हमारे बर्थ से ही जो है, जन्म से ही हमारे पास जो इम्यूनिटी है वो इननेट इम्यूनिटी होती है। और जो एक्वायर्ड होती है, जो सब्सिक्वेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही मेमोरी बना के रखती है, तो क्या होगा, वो जो एंटीजन होगा वो वापस से अगर उसके बॉडी में आएगा, तो वो उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, लाइफ स्टाइल के हिसाब से जो एक्वायर कहते हैं करते हैं हम इम्यूनिटी, जो मेमोरी होती है, वो इसमें इन्वॉल्व
रहती है एक्वायर्ड टाइप की इम्यूनिटी में। ये जो इन्नेट इम्यूनिटी होती है इसमें मेमोरी इन्वॉल्व नहीं रहता है, ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। ये स्पेसिफिकली किसी चीज़ पे काम नहीं करती है, ये जैसे ही मतलब पूरा एक बराबर होता है सबके लिए, वैसे ही काम करता है, इसमें मेमोरी इन्वॉल्व नहीं रहता है। लेकिन जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है ये स्पेसिफिक टाइप की होती है, सबके लिए अलग अलग, मतलब किस किस तरह का एंटीबॉडी तैयार करना है, किस तरह का मेमोरी बेस्ड सिचुएशन क्रिएट करना है, तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही काम करती है, तो इसमें मेमोरी इन्वॉल्व रहता है। अब जो है इन्नेट इम्यूनिटी को थोड़ा ब्रीफ में अब जानते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी जो है ये किस किस बैरियर्स पे जो है बेस्ड है। तो बैरियर्स जो है इसके अंदर, अब इसको दो बैरियर्स में क्लासिफाई करा गया है, दैट इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। जो हमारे जन्म से ही हमारे पास जो इम्यूनिटी प्रेजेंट है उसमें आता है एक फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, दूसरा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है उसमें फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है। तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर जो है ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होता है, और जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है जो बचाता है हमें, वो होता है सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर। अब देखो यहाँ पे फिजिकल है एक और फिजियोलॉजिकल है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। जो पहला मतलब अगर बीमारी, मतलब अगर एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन हमारे बॉडी तक आ रही है तो उससे सबसे पहला जो बचाव करने वाला होगा वो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर ही होता है। तो इसलिए इसको हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। इसके बाद अगर मान लो कि उसके जरिए फर्स्ट लाइन को अगर वो क्रॉस कर भी गया और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस तक जाते जाते वो सेलुलर और साइटोकाइन बैरियर तक तो वो खत्म हो ही जाता है। तो ये चारे डिफेंस लाइंस होती है जो हमें बचाती है, जो पर्टिकुलर हमारे पास जो भी फॉरेन बॉडी एंटीजन आ रही है उससे ये बचाती है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में फिजिकल बैरियर की बात करें तो फिजिकल बैरियर जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और यहाँ पे स्किन और हमारे जो म्यूकस की लाइनिंग होती है, जो हमारे नोज के पास, जो हमारे अगर हम जेनाइटल एरिया की बात करें तो वहाँ पे जो वजाइना होता है वहाँ पे म्यूकस की जो लाइनिंग होती है वो, और हमारे नोज़ में हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होती है उन सब जगह पे क्या होती है कि ये जो स्किन होता है, पहला बैरियर तो हमारे पास इस फिजिकल बैरियर में स्किन आता है, स्किन से ही क्या होता है बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो ख़त्म हो जाती है वहाँ तक आते आते, तो वो उसको बचा लेती है। दूसरी जो है म्यूकस की लाइनिंग है इसके अंदर, फिजिकल बैरियर के अंदर। अब इसको अगर क्रॉस कर गई तो फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है, जिसमें इसमें हमारे पास आता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है, हमारा सलाइवा, उसके बाद टीयर्स, ये सारी चीज़ें जो है ये फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर आता है। ये सारी चीज़ें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में ही आएगी। उसके बाद आती है सेलुलर बैरियर, और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, जिसमें कि ये प्रेजेंट होता है PMNL में, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट जो है उसमें ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद बेसोफिल, उसके बाद इशनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये जो WBCs होते हैं वहाँ पे ये सेलुलर बैरियर जो है वो काम करती है। नेचुरल किलर सेल्स होते हैं एक, जो कि अटैक करता है, जो सेलुलर बैरियर है इसमें नेचुरल किलर सेल जो प्रेजेंट होता है ये अटैक करता है कैंसर सेल को बाय सिक्रेटिंग परफोरेंस। ये कैंसर सेल पे क्या करता है, बेसिकली जो नेचुरल किलर सेल्स होता है वो सेलुलर बैरियर प्रमोट करता है, जिसमें कि उसका जो नेचुरल किलर सेल है वो अटैक करता है कैंसर की सेल को बाय क्रिएटिंग और सिक्रेटिंग द परफोरेंस, उसमें परफोरेंस छेद क्रिएट कर देता है, जिसके क्रिएट होने की वजह से मतलब कैंसर सेल में वो क्या हो जाती है, बस्ट हो जाती है। इसके बाद जो इसमें सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में ही एक और है, दैट इज साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर जो है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, ये प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट द वायरस। वायरस के अगेंस्ट ये साइटोकाइन बैरियर काम करता है। ये इंटरफेरेंस जो है वो रिलीज करता है। अब ये इंटरफेरेंस क्या होता है कि मान लो लेते हैं कि एक सेल है, उसको अगर जो है कोई एंटीजन जो है वो उसको क्या किया, डैमेज किया। वो डैमेज जैसे होगा तो साइटोकाइन बैरियर का जो वो इंटरफेरेंस है वो क्या मतलब साइटोकाइन बैरियर जो है उसमें वो रिलीज करता है इंटरफेरेंस। वो सेल क्या रिलीज करेगा, इंटरफेरेंस रिलीज करता है। इंटरफेरेंस का मेन काम होता है, ये इनहिबिटरी प्रोटीन होता है, मतलब उस सेल से क्या सिक्रेट होगी, इंटरफेरेंस या इनहिबिटरी प्रोटीन सिक्रेट करती है। ये इनहिबिटरी प्रोटीन्स जो होते हैं ये अदर बाकी जो बचे उसके अगल बगल के जो भी सेल्स हैं उसको बचाता है फर्दर वायरस इन्फेक्शन से, और फिर स्टॉप हो जाती है वायरस की इन्फेक्शन, उससे उसको इंटरफेरेंस सिक्रेट कर देता है, जिसकी वजह से जो है उसके अगल बगल जो भी सेल्स रहते हैं उसको ये प्रोटेक्ट कर पाता है। ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ अब हम चलते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होता है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। मतलब ये जो
फर्स्ट और सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है ये हमारा इन्नीट इम्यूनिटी में आता है, लेकिन एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती है, एक ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है और दूसरा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है। ह्यूमरल का मतलब होता है ब्लड, जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो वाली इम्यूनिटी, और जो हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो वाली इम्यूनिटी। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है उसके अंदर बी लिम्फोसाइट हमारा काम करता है, और जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है उसके अंदर टी लिम्फोसाइट हमारा काम करता है। ठीक है, तो इम्यून रिस्पॉन्स की बात कर लेते हैं अब हम। तो इम्यून रिस्पॉन्स दो तरह का होता है, दो तरह से जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो रिस्पॉन्सेज आती है दो तरह से आती है। पहला जो होता है वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है, उसके बाद सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। देखो, अगर जो है उसको इन्फेक्ट किया, एक पर्सन है उसको अगर कोई बीमारी जो है, कोई एंटीजन जो है या फॉरेन बॉडी जो है उसको क्या किया, इन्फेक्ट किया, तो अक्वायर्ड बॉडी इम्यूनिटी क्या करती है कि ये जो है सबसे पहले प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करती है। अब ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है इसमें क्या होता है कि उसको बीमारी हुई है तो वहाँ पे स्लो रिस्पॉन्स का जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के द्वारा। ये लो इंटेंसिटी की रहती है और पहला इनकाउंटर जो होता है वो स्पेसिफिक पैथोजन के लिए होता है। ठीक है, फर्स्ट इनकाउंटर विद अ स्पेसिफिक पैथोजन के लिए होगा और ये स्लो रिस्पॉन्स होगा, लो इंटेंसिटी का रहेगा। लेकिन अब क्या होगा, अब जब क्या होगा कि सेकेंडरी रिस्पॉन्स जनरेट करना रहेगा, कब, जब वो बीमारी उसको ऑलरेडी हो चुकी है। अब दूसरी बार क्या होगा कि वो सेम चीज़ें जो है वहाँ पे वो उसको इन्फेक्ट कर रही है, मतलब वो सेम जो एंटीजन है वो उसको आके इन्फेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे क्या होगा कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, जिसको एन एमनेस्टिक रिस्पॉन्स जो होता है वो जनरेट होता है, और ये फास्टर रिस्पॉन्स होता है ड्यू टू मेमोरी ऑफ द फर्स्ट इनकाउंटर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो मेमोरी बना लेती है अगेंस्ट जो पहला सब्सिक्वेंट, जो पहला इनकाउंटर होता है, पहला जो पैथोजन आता है, पहली बार जो आया रहता है उसके अगेंस्ट ये मेमोरी बना लेता है। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स जो होगा काफ़ी फास्टर होगा, काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स काम करेगा, हाई इंटेंसिटी का रहेगा, और सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, अगर ये जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होती है ये तब काम करती है जब सेम पैथोजन के लिए सब्सिक्वेंट इनकाउंटर होता है, और ये काफ़ी हाई इंटेंसिटी का रहेगा, काफ़ी ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसमें हम ह्यूमरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो ह्यूमरल इम्यूनिटी जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती है, ये एंटीजन जो है अटैक हुआ तो उसमें रिस्पॉन्स जो है वो दिखाता है मेमोरी सेल और प्लाज्मा बी सेल। कैसे कैसे वो देखो, सबसे पहले ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीजन मान लो अटैक किया, ब्लड में हमारा एंटीजन का अटैक हुआ, तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स होती है वो मेमोरी सेल क्या करता है, जो इनकाउंटर होता है उसके अगेंस्ट मेमोरी ये बना के रख लेता है, मेमोरी सेल ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर। और प्लाज्मा बी सेल जो है ये फास्ट रिलीज एंड फास्ट रिस्पॉन्स देगा। ये प्लाज्मा बी सेल बहुत तेजी से रिलीज होगा और बहुत फास्ट रिस्पॉन्स लो करेगा। ये जो प्लाज्मा बी सेल होता है ये रिलीज होता है ब्लड में, और ये अटैक करेगा डिजीज कॉजिंग एंटीजन, जो डिजीज बीमारी करने वाले जो एंटीजन होते हैं उसको ये क्या कर देगा, उसको उस पर ये अटैक करेगा, प्लाज्मा बी सेल जो सीक्रेट करेगा। ठीक है, तो ये जो है ह्यूमरल इम्यूनिटी का काम होता है। अब हम चलते हैं एक और टॉपिक की तरफ, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर एंटीबॉडी जिसको हम कहते हैं। एंटीबॉडी का डायग्राम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। एंटीजन और एंटीबॉडी होता क्या है उसको देख लेते हैं। एंटीजन जो होता है ये एंटीबॉडी जनरेटिंग सब्सटेंस होता है, जिसको हम फॉरेन सब्सटेंस भी कहते हैं। जो एंटीबॉडी बना दे, एंटीबॉडी बनवाने वाला जो सब्सटेंस होता है उसको हम एंटीजन कहते हैं, और एंटीबॉडी जो है उसके अगेंस्ट जो फाइट करता है वो एंटीबॉडी हो गया, जो एंटीजन के अगेंस्ट बनती है। तो ये एंटीबॉडी जो है एक तरह का ग्लाइकोप्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर होता है, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जिसमें क्या होता है कि इसका जो है एक हेवी चेन होता है, मतलब सॉरी, दो हेवी चेन होता है, दो लाइट चेन होता है। देखो ये जो ग्रीन वाला है ये मैंने आपको हेवी चेन दिखाया है, और ये जो रेड में दिखा रखा है मैंने ये लाइट चेन होता है। अब देखो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो ऊपर प्रेजेंट होता है एक हेवी और लाइट चेन के बीच में, ये ऊपर प्रेजेंट होता है इसका एन टर्मिनल, और नीचे प्रेजेंट होता है सी टर्मिनल। सिर्फ आपको डायग्राम याद रखना है, कुछ बेसिक सी बातें याद रखनी है इसके ऊपर, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं आपको पता होना चाहिए। ऊपर जो होता है एन टर्मिनल के पास, यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, यहीं पे आके जो है एंटीजन क्या करता है, बाइंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो है टोटल जो है ये डाई सल्फाइड की बॉन्ड्स प्रेजेंट होती है। देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट रहती है, इस लाइट चेन्स के आसपास भी और इस हेवी चेन्स के आसपास भी, और इस दोनों हेवी चेन्स के बीच में भी प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो लाइट हेवी और लाइट के बीच में तो रहती है, हेवी और हेवी के बीच में भी ये जो है डाई सल्फाइड जो है बॉन्ड्स है वो प्रेजेंट रहती है।
अब जो हम ये देख लेते हैं कि पैराटॉप और एपिटॉप क्या होता है। पैराटॉप जो है ये फॉर्म्ड बिटवीन वन हेवी चेन और वन लाइट चेन। जो एक हेवी और दूसरा लाइट चेन के बीच में बनने वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम पैराटॉप कहते हैं, जो कि प्रेजेंट रहेगा टुवर्ड द एंड टर्मिनल, जहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है वहां पे ये प्रेजेंट रहती है। एंटीजन बाइंडिंग साइट और एंटीबॉडी पे, एंटीबॉडी जो मैंने आपको दिखाया है वहां पे जो एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है उसको हम पैराटॉप कहते हैं, और ये एंड टर्मिनल की साइट पे प्रेजेंट होता है। एपिटोप वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एंटीबॉडी बाइंडिंग साइट ऑन द एंटीजन, जहाँ पे एंटीबॉडी जाके बाइंड करता है एंटीजन पे, उस साइट को हम एपिटोप कहते हैं। लेकिन जहाँ पे जो है एंटीजन की बाइंडिंग साइट होती है एंटीबॉडी पे, उसको हम पैराटॉप कहते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। दो सल्फाइड की जो बॉन्ड होती है वो प्रेजेंट होती है बिटवीन द टू हेवी चेन। दो हेवी चेन्स के बीच में जो है दो सल्फाइड की बॉन्ड प्रेजेंट होती है, और एक सल्फाइड की बॉन्ड जो है प्रेजेंट होती है बिटवीन हेवी और लाइट चेन के बीच में। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जिसको हम एंटीबॉडी कहते हैं, ये टोटल 5 तरह का हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है। तो 5 तरह का जो होता है इसमें सबसे छोटा जो होता है वो आईजीजी होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन आईजी जो होता है इम्यूनोग्लोबुलिन GAMDE, ये 5 तरीके का जो इम्यूनोग्लोबुलिन है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो नाम आपको पता होना चाहिए कि IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। ठीक है, सबसे छोटा इसमें जो है वो IgG होता है। ये IgG जो होता है यही जो है मदर से फीटस में ये ट्रांसफर मतलब क्रॉस कर सकता है प्लेसेंटा के जरिए। ये सबसे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होता है, यही एक ऐसा एंटीबॉडी होता है जो कि क्रॉस कर सकता है मदर से फीटस में थ्रू प्लेसेंटा के जरिए। IgA टाइप का जो एंटीबॉडी होता है ये मदर से बेबी में जाता है थ्रू द मिल्क, मिल्क के थ्रू जो एंटीबॉडी जा रहा है वो IgA होता है। इसके बाद IgM, IgD और IgE। IgE के बारे में आपको याद रहना चाहिए कि ये रिलीज होता है ड्यूरिंग द एलर्जी। IgE का नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हाई बढ़ता है जब एलर्जी होती है, उस दौरान इस तरह का जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है एंटीबॉडी होता है इसका संख्या क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की तरफ। ह्यूमरल इम्यूनिटी हमारा ऑलरेडी हो गया है, अब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी का, उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें टोटल 4 तरह की सेल जो है वो काम करती है। सेल मेडिएटेड है तो यहाँ पर सेल काम करेगी। पहला जो होता है वो होता है हेल्पर सेल, हेल्पर टी सेल। दूसरा होता है किलर टी सेल, उसके बाद सप्रेसर टी सेल, उसके बाद मेमोरी टी सेल। तो टी सेल में होती है, और टी सेल में 4 तरह के टी सेल होती है। टी लिम्फोसाइट जो काम करती है, तो हेल्पर टी सेल जो होती है ये बेसिकली क्या कराती है, रिलीज कराती है सर्टन केमिकल्स दैट हेल्प इन द बी सेल डिफरेंशिएशन एंड हेल्प टी किलर सेल टू किल। देखो, सबसे पहले किलर सेल जो होता है हमारा वो किल करने का काम करता है, जो भी पैथोजन आया उसको किल करेगा ये बेसिकली। तो किलर सेल जो है अब ये इसको हेल्प कराता है मारने में, मतलब इसकी मदद कौन करता है, हेल्पर टी सेल। और दूसरा जो बी सेल की है उसकी डिफरेंशिएशन जो है वो हेल्पर टी सेल ही कराता है। तो हेल्पर टी सेल का 2 फंक्शन, एक बी सेल की डिफरेंशिएशन में और दूसरा हेल्पर टी सेल जो है उसको किल करने, सॉरी किलर टी सेल जो है उसको हेल्प करना ताकि पैथोजन की को किल कर सके। दूसरा हमारे पास है दैट इज वही टी किलर सेल, और टी किलर जो है वो डायरेक्टली पैथोजन को किल कर देता है। टी सप्रेसर जो होता है ये रेगुलेट करता है द एक्टिविटी ऑफ टी हेल्पर एंड टी किलर सेल सो दैट दे डोंट अटैक ऑन बॉडी सेल्स। ये हेल्पर टी सेल और किलर सेल टी सेल जो होती है उसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है और उसको सप्रेस करके रखता है। मान लो जितना काम है उससे ज़्यादा अगर वो सिक्रीट हो रहा है, मतलब उससे ज़्यादा अगर वो काम कर रहा है एक्टिवली हेल्पर और किलर टी सेल, तो क्या होगा कि वो खुद की जो बॉडी सेल्स होती है उसको भी क्या करने लगेगा, वो उस पर भी अटैक कर सकता है। तो ये टी सप्रेशर का काम होता है कि टी सेल की और किलर टी सेल जो होता है और हेल्पर टी सेल जो होता है उसकी एक्टिविटी को ये रेगुलेट करने का काम करता है ताकि बहुत ज़्यादा ये ना बने। ठीक है, इसके बाद मेमोरी टी सेल जो होता है ये टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल्स जो होता है upon T helper and T killer cell upon encounter with the antigen forms memory T cells, जो है मतलब इसके जरिए जो है टी हेल्पर और टी किलर सेल्स जो है इसके जरिए वो क्या कर लेता है, मेमोरी टी सेल बना लेता है और वो जो है फ्यूचर के लिए वो उसको स्टोर करके रखता है। तो ये 4 जो है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का पार्ट था। इसके बाद एक और टॉपिक है हमारे पास, ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन वो टॉपिक है जिसमें कि टिश्यू मैचिंग और ब्लड ग्रुप की मैचिंग कराई जाती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है इसमें बेसिकली अगर हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो भी हमारा नज़दीकी जो भी हमारे लोग होते हैं, जैसे मदर फादर हो गया या फिर कुछ ऐसे जो हमारे अगल बगल के होंगे, उसकी जो है वहाँ पे उसकी जो है ब्लड टिश्यू मैचिंग कराई जाती है या ब्लड ग्रुप की मैचिंग कराई जाती है।
अगर उसको देना है, मतलब उसको उसकी अगर जो ऑर्गन है उसको ट्रांसप्लांट अगर हमें कराना है तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। अगर ये मैच नहीं होती है तो वही ग्राफ्ट रिजेक्शन कहलाता है। अगर ये टिश्यू मैचिंग नहीं हो पाती है, ब्लड ग्रुप की मैचिंग नहीं हो पाती है। और ये जो ग्राफ्ट रिजेक्शन का काम करता है वो कौन होता है? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है, यही जो है ग्राफ्ट रिजेक्शन में जो है इन्वॉल्व रहता है। और यहाँ से कम 20 से 30 बार जो है PYQ आ चुका है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन में वो हेल्पफुल होता है। इसके बाद इम्यूनो सप्रेसेंट जो है वो आफ्टर ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होती है तो क्या होता है कि वो किसी और का ऑर्गन जो है उसके अंदर ट्रांसप्लांट है। अब किसी और का ऑर्गन अगर उसके अंदर ट्रांसप्लांट है तो उसका इम्यून सिस्टम जो है उसके काम करने के लिए, क्योंकि वो जो है उसके लिए एक फॉरेन बॉडी हो गया, अगर फॉरेन बॉडी है उसका तो उसको क्या कर देगा? वो किल कर देगा जो ऑर्गन, उसका जो इम्यून सिस्टम है। तो उसके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए जो है इम्यूनो सप्रेसेंट जो है उसको लाइफ टाइम तक दिया जाता है, ताकि जो है उसका जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वो अच्छे से वर्क कर पाए, उसका इम्यून सिस्टम भी अच्छे से वर्क कर पाए। इसके लिए इम्यूनो सप्रेसेंट दिया जाता है। अब ये जो इम्यूनिटी होती है वो दो तरह की होती है, एक एक्टिव इम्यूनिटी होता है, दूसरा पैसिव इम्यूनिटी होता है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है, यहाँ पे बॉडी एक्टिवली सिंथेसाइज करता है एंटीबॉडी व्हेन एक्सपोज टू एंटीजन। जब एंटीजन उसकी बॉडी में इंटर करता है तो बॉडी खुद व खुद क्या करता है? एंटीबॉडी वो सिक्रीट सिंथेसाइज करने लगता है। और ये एक्टिव इम्यूनिटी में स्लो टाइम लगता है, मतलब स्लो होता है और ये टाइम लेता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, मेमोरी इन्वॉल्व रहती है। जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें जो है प्री फॉर्म्ड, मतलब बनाया हुआ या तो पहले से तैयार किया गया या रेडीमेड एंटीबॉडी जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे फास्ट देखा जाता है हमें और एक्टिविटी, और यहाँ पे मेमोरी इन्वॉल्व नहीं रहती है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन का, शॉर्ट लाइव्ड होता है। अब एक्टिव और पैसिव जो है ये दोनों ही दो तरीके का होता है, एक नेचुरल आर्टिफिशियल, दोनों ही पैसिव भी नेचुरल आर्टिफिशियल। इनका एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। जो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी होती है, जब बॉडी पैथोजन जो है वो अटैक करती है बॉडी को, तो बॉडी क्या करती है? खुद ब खुद जो है एंटीबॉडी बनाने लगती है पैथोजन के अगेंस्ट, तो ये नेचुरल टाइप की होगी। इसी में अगर आर्टिफिशियल की बात करी जाएगी तो वीक या एटेन्यूएटेड पैथोजन जो है वो दिया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है इनटू द बॉडी थ्रू द वैक्सीन, सो दैट बॉडी मेक्स एंटीबॉडी अगेंस्ट, ताकि बॉडी जो है, मतलब आर्टिफिशियल में क्या होता है? वीक या एटेन्यूएटेड किल करके जो है पैथोजन को पहले से ही उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है वैक्सीन के जरिए, ताकि बॉडी जो है उसके अगेंस्ट पहले से ही एंटीबॉडी बना ले, ताकि जो भी, मतलब उस वो पर्टिकुलर एंटीजन जो है अगर उसकी बॉडी के अंदर इंटर करता है तो पहले से ही उसके अंदर एंटीबॉडी मौजूद है, जो है क्रिएट किया हुआ है, वो उसको क्या कर देगा? किल कर देगा। तो ये आर्टिफिशियल टाइप की इम्यूनिटी दी जाती है। दूसरी जो है पैसिव नेचुरल में, यहाँ पे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज दी जाती है थ्रू द प्लेसेंटा से जो है एंटीबॉडी मिलता है, वो IgG मिल जाता है बच्चा को, और मिल्क के थ्रू जो है वो IgA टाइप का एंटीबॉडी मिल जाता है, ये नेचुरल होता है। ठीक है। दूसरा जो पैसिव में ही आर्टिफिशियल की अगर हम बात कर ले तो पैसिव में आर्टिफिशियल में प्री फॉर्म एंटीबॉडी जो है थ्रू वैक्सीन दिया जाता है, इंट्रोड्यूस इन द बॉडी, एंटी वेनम या एंटी टिटनस जो है ये दिया जाता है। तो ये दोनों आपको नाम याद होना चाहिए। जब ये स्नेक बाइट जो होता है उस दौरान जो है आर्टिफिशियल टाइप की या प्री फॉर्म एंटीबॉडी जो है पहले से तैयार करके रखा जाता है, और वही जो है वो एंटी वेनम में दिया जाता है, या एंटी टेटनस में भी। इसके बाद एक टॉपिक है हमारे पास, दैट इज वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन। क्या होता है? जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या होता है? स्ट्रांग होता है। तो वही वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन वही होता है, जब हम वैक्सीन लेते हैं तो वही रिजल्ट होता है इनटू द इम्यूनाइजेशन, हमारी इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है? उससे स्ट्रांग हो जाती है, अच्छे से काम करती है। वैक्सीनेशन इज इंट्रोड्यूस्ड इंट्रोडक्शन ऑफ द वीक लाइव पैथोजेंस, डेड पैथोजेंस। वैक्सीनेशन जो है ये क्या है? बेसिकली जो वीक या लाइव पैथोजन, बेसिकली हम पैथोजन ही डाल रहे हैं बॉडी के अंदर। जो वैक्सीनेशन प्रोसेस होती है उसमें वीक, मरा हुआ या फिर एटेन्यूएटेड पैथोजन जो है, यानी कि जो फॉरेन बॉडी है या एंटीजन है, वही क्या कर रहे हैं? हम बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, ताकि उसके अगेंस्ट जो बीमारी है उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी पहले से ही बना के रखे, ताकि बाद में अगर वो एंटीजन उसके अंदर एंटर करती है तो फिर वो उसके लिए वो काम कर सके। ठीक है। इसके बाद जो टॉक्सिक प्रोटीन रिलीज होती है बाय द पैथोजन एंटीजन एक्सप्रेस्ड ऑन देयर सरफेस ऑफ DNA, और द जो टॉक्सिक प्रोटीन जो है जो रिलीज होती है पैथोजन के द्वारा, वो उसके एंटीजन पे वो एक्सप्रेस हो जाती है। DNA की जो सरफेस होती है वहाँ पे जो है पैथोजन की, वहाँ पे क्या होती है? वो एक्सप्रेस होने लगती है। अब ये जो वैक्सीन है वो 3 तरह की वैक्सीन होती है। एक फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होती है, दूसरी सेकंड जनरेशन और तीसरी थर्ड जनरेशन वैक्सीन होती है। जो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन होता है इसमें जो है हीट किल वैक्सीन दिया जाता है, या वीक एटेन्यूएटेड या वीक लाइव एटेन्यूएटेड जो है वो
दिया जाता है। अगर हीट किल्ड जो है वो पोलियो वैक्सीन होता है, वीक या लाइव एटेन्यूएटेड भी होता है। सेकेंड जनरेशन वैक्सीन जो होता है वो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन होता है, जो कि बायोटेक्नोलॉजी में दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी में, ट्यूबरकुलोसिस में, जो टीबी होता है उसमें। इस दौरान जो है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन जो है वो सेकेंड जनरेशन वैक्सीन होता है, वो दिया जाता है। जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है उसमें डीएनए और आरएनए का यूज़ होता है, और ये अंडर जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है, इस पे और काम चल रही है अभी थर्ड जनरेशन वैक्सीन पे। और इसमें हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन होती है वो इसके अंदर थर्ड जनरेशन वैक्सीन के अंदर इन्वॉल्व है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, और द लास्ट टॉपिक आज का, दैट इज एलर्जी। एलर्जी जो होती है ये बेसिकली एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है ऑफ द बॉडी टुवर्ड द सर्टेन केमिकल्स। किसी भी केमिकल्स के अगेंस्ट, देखो हर एक बॉडी में, हर एक इंसान की जो बॉडी होती है उसके लिए अलग अलग टाइप की अलर्जेंस होती है। अलर्जेंस क्या होते हैं? वो एजेंट जो कि एलर्जी कॉज करेगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, वो एलर्जेंस कुछ भी हो सकता है, पॉलन हो गया, माइट हो गया, किसी भी एनिमल का डेंडर हो गया। तो ये सारी जो है वो एलर्जेंस होती हैं, मतलब ये सर्टेन केमिकल्स होते हैं एलर्जेंस, जिसके अगेंस्ट जो हमारी बॉडी जो है एक्सैजरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स हो करती है, उसके अगेंस्ट की कुछ ना कुछ एलर्जन इसके बॉडी के अंदर इंटर हुआ है, जिसकी वजह से ये जो है ये रिस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स जो है बॉडी वो जनरेट कर रही है। अब इसकी सिम्टम्स क्या क्या हो सकती है? तो सिम्टम्स हो सकती है कि अगर एलर्जन उसके बॉडी के अंदर एंटर किया है या उसकी बॉडी में लगा है, तो क्या होता है, ईचिंग हो जाती है। ईचिंग होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा ईचिंग होगी, और फिर वहाँ पे रेडनेस होने लगती है, रनी नोज हो सकती है, स्नीजिंग हो सकती है, वाटरी आइज या रेड आइज हो सकती है। तो ये सारी सिम्टम्स है। एलर्जी के दौरान होता क्या है कि आईजीई टाइप का जो एंटीबॉडी है वो बढ़ जाती है, उसका नंबर काफ़ी बढ़ जाता है, और मास्ट सेल और बेसोफिल जो होता है, मास्ट सेल और बेसोफिल, यहाँ से जो है हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो है ये सिक्रीट होने लगती है। तो आईजीई जो एलर्जी होता है उस दौरान हिस्टामिन और सेरोटोनिन इसकी जो है अमाउंट काफ़ी बढ़ जाती है, और ये मास्ट सेल से रिलीज होता है। ठीक है, मास्ट सेल से हिस्टामिन सेरोटोनिन रिलीज होगा, और आईजीई जो एंटीबॉडी होती है इसकी नंबर का इसकी जो अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, अस्थमा एक तरह का जो है एलर्जी है, और ये इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। हे फीवर जो है ये पॉलन ग्रेन की वजह से होता है, और ये भी एक तरह का एलर्जी है। ट्रीटमेंट की बात कर ले तो ट्रीटमेंट जो है हिस्टामिन है तो एंटी हिस्टामिन, कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन जो है वो दिया जाता है इसके ट्रीटमेंट में एलर्जी को फिक्स करने के लिए। और यहाँ पे आके आज का जो लेक्चर है वो फिनिश हुआ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। इसके बाद थर्ड लेक्चर होगा, और थर्ड लेक्चर में हमारा पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और फिर ये पूरा का पूरा बायोलॉजी का सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट पे लिख सकते हैं कि आपको कोई भी चीज़ अगर समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर लेक्चर से रिलेटेड, या फिर लेक्चर के अलावा कुछ चीज़ें आपको जो प्रिपरेशन में आपको हेल्प चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।